हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो होने जा रही है थर्ड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 5 की तरफ से। ठीक है, आज की वीडियो में हम यूनिट 5 के बारे में टोटली एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये यूनिट 5 का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। अभी फर्स्ट पार्ट के नोट्स तैयार हैं, तो उन नोट्स के बारे में चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो पुरानी वीडियोस को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको स्टडी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको फटाफट मिल जाएं। ठीक है, तो हमारी जो बुक का नाम है वो है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, जिसे हम तुलनात्मक राजनीति भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर यूनिट 5 है, चैप्टर का नाम है दलीय व्यवस्था। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि किसी भी कंट्री या फिर जिसको हम देश कहते हैं, ठीक है, देश में कितने तरह के राजनीतिक दल हो सकते हैं। ठीक है, और कितने तरह के राजनीतिक दल हैं जो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक दलीय व्यवस्था की, द्विदलीय व्यवस्था की और बहुदलीय व्यवस्था की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एक दलीय व्यवस्था की, कि एक दल व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है, कितने देशों में ये कार्यरत है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो शुरुआत में हम बात करते हैं, जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि टॉपिक के बारे में हम कितना कुछ जानते हैं। ठीक है, टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो राजनीतिक दल के बारे में भी हमें कुछ कुछ पता होना चाहिए। तो राजनीतिक दल मुख्यतः ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो चुनावी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो ये राजनीतिक दल की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, 3 लाइन की या फिर एक लाइन की डेफिनेशन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल मुख्यतः ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि चुनाव लड़कर या फिर चुनावी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सत्ता में आने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है ऐसे लोग एक ही विचारधारा। ठीक है, कोई भी दल उसमें एक ही विचारधारा होती है, तो ऐसे लोग एक ही विचारधारा, जिसका उदाहरण हम ले सकते हैं समाजवादी, मुद्दों और जनता के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा पेश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोगों का ग्रुप क्या करता है, एक ही विचारधारा पे कार्य करता है। अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा देखें तो वहाँ पे समाजवादी विचारधारा है। वो विचारधारा क्या करती है, वो विचारधारा सिर्फ समाजवादी से रिलेटेड ही टॉपिक्स पे बात करती है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता है, चुनाव से पहले सत्ता में आने के लिए विचारधारा के बारे में बात की जाती है। उसके बाद मुद्दों के बारे में बात की जाती है, कुछ ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे। उसके बाद जनता के जो सामान्य हित हैं, ऐसी चीज़ें जो जनता को चाहिए, ठीक है, जो जनता को मिलनी चाहिए, उनके ऊपर बात करते हैं और उनका उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा भी पेश करते हैं। तो क्या करेगा दल, क्या करेगा, चुनाव से पहले काफ़ी सारी चीज़ें करेगा, घर घर जाएगा, वोट मांगेगा, तो जिससे उसके सत्ता में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वादा, बड़ी बड़ी रैली करना, घर घर जाकर जनता का विश्वास दिलाना कि उनका दल उनकी सहायता करेगा, आदि कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो भी राजनीतिक दल होता है वो सत्ता में चुनाव से पहले बड़े बड़े आके वादे करता है कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, हम मीठा पानी देंगे, बिजली का बिल कम कर देंगे, जो कि बेसिकली चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली जाती हैं दिखाने के लिए, घर घर जाकर वोटों को मांगा जाता है, जनता को विश्वास दिलाया जाता है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम आपकी ये सहायता करेंगे। ठीक है, उनकी सहायता करने के आदि का कार्य किए जाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि दलीय व्यवस्था की अवधारणा यूरोपीय विद्वानों द्वारा गढ़ी गई। ठीक है, तो दलीय व्यवस्था की जो अवधारणा है वो यूरोप के जो राजनीतिज्ञ हैं उनके द्वारा दी गई है, कि दल कितने प्रकार के होने चाहिए, ये सारी व्यवस्था उनके द्वारा दी गई है। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है, जैसे कि जेम्स ब्रायस और मोइसे अगस्टग्रस बताते हैं कि राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है ताकि नीतियाँ बनाई जा सकें। राजनीतिक दल क्या करता है, सरकार बनाने के लिए जनता की आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। जनता की कोई मांग है तो राजनीतिक दल उस मांग को उठाएगा, आगे तक लेके जाएगा, जिससे कि जनता को ये लगेगा कि राजनीतिक दल उनका कार्य कर रहा है। अगर हम उदाहरण के लिए कुछ समझें, और अगर हम भारत में बात करें राजनीतिक दल की, तो भारत में आप सपोज़ करिए बीजेपी। ठीक है, बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी ने जो काम कहा था वो उसने किया। मैं यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ बेसिकली। ठीक है, मैं यहाँ उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी ने कहा था कि वह आएंगे तो राम मंदिर का जो मुद्दा है उसे समाप्त कर दिया जाएगा, और राम मंदिर का मुद्दा जो है वो समाप्त हो गया। वहीं अगर हम दिल्ली में बात करें प्रधानमंत्री की, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है कि अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा कुछ वादे किए गए थे, जैसे कि जल, जो मीठा पानी है वो प्रोवाइड किया जाएगा,
200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाएगा, जो कि बेसिकली किया गया है। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने भी कार्य किए हैं। तो ये कुछ पॉइंट। उसके बाद हम देखें तो जो वादे किए जाते हैं उसे पूरा किया जाता है, जनता की आवाज़ को उठाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे के पॉइंट कि राजनीतिक दल में 3 घटक पाए जाते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल के 3 महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं जो राजनीतिक दल में होती हैं और वो कार्य करती भी हैं। वे 3 चीज़ें हैं, हम देखते हैं। नेता, ठीक है, नेता जो लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, तो नेता मतदाता के समक्ष दल के एजेंडा कार्यसूची प्रस्तुत करता है और उनसे जुड़ने की कोशिश करता है। नेता क्या करता है, जो भी मतदाता हैं, ठीक है, वह लोग जो वोटिंग करते हैं, वोटर को क्या बताएगा, अपने कार्यसूची बताएगा कि वो सत्ता में आने के बाद क्या क्या कार्य करेंगे, जो एजेंडा है वो उठाएगा और उनसे क्या करेगा, उनसे जुड़ने की कोशिश करेगा। नेता चाहता है कि जितनी भी जनता है वो उसी को वोट दे, इसीलिए वो अपनी कार्यसूची बताएगा, अपने वादे किए करेगा। तो ये सब कार्य नेता करेगा। उसके बाद आता है भारत में भाजपा जैसे बीजेपी के नरेंद्र मोदी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे करिश्माई व्यक्तित्व का नेता राज्य में दलीय व्यवस्था के चरित्र को बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो ये सिंपली आपके बुक में ही उदाहरण दिया गया है, ये मैंने कहीं एक्स्ट्रा से नहीं डाला, ये आपके बुक का ही पॉइंट है। उसमें बताया गया है कि बीजेपी का नेता जो कि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, वो एक ऐसा प्रमाण है कि अगर कोई व्यक्ति में करिश्माई व्यक्तित्व हो तो उसके कारण पूरा का पूरा दल काफ़ी बड़े वर्चस्व, कह सकते हैं काफ़ी बड़ा वर्चस्व कायम कर सकता है। अब बीजेपी की पार्टी पूरे भारत में जानी मानी पार्टियों में से एक है। ठीक है, उसी की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। और ये सब किसके व्यक्तित्व पे हुआ, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पे। ठीक है, लोग बीजेपी को इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि बीजेपी ने कार्य किया, क्योंकि इसलिए वोट देते हैं इस समय क्योंकि उसका जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो बीजेपी के द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा करे गए कुछ ऐसे कार्य जो कि उनके व्यक्तित्व को काफ़ी अच्छा बना देते हैं। ठीक है, इसीलिए उनके व्यक्तित्व से ही गवर्नमेंट चुनी जाती है। और एक ही गलत नेता द्वारा दल का नाम खराब हो सकता है, इसलिए नेता राजनीतिक दल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दल एक गलत नेता को चीफ मिनिस्टर बना देता है या पीएम बना देता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, सो ये उसकी काफ़ी बड़ी गलती होती है, अगली बार सत्ता में उसे लाया ही नहीं जाएगा उसके गलत नेता द्वारा किए गए कार्य द्वारा। ठीक है, तो ये जो कार्य होता है ये काफ़ी सारे कार्य नेता करता है। ठीक है, उसके बाद आता है सक्रिय सदस्य, ऐसे सदस्य जो कि एक्टिव हैं, जो कि कार्य कर रहे हैं दल के लिए, ऐसे लोग जो कि दल के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे कि बीजेपी सपोर्टर्स हो गए। ठीक है, सपोर्टर्स तो कुछ और होते हैं, पर यहाँ पे जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो बीजेपी के सदस्य हैं, वो कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया है कि सक्रिय सदस्य आम जनता के बीच जाकर दल की विचारधारा एवं उद्देश्यों को पहुँचाने का कार्य करते हैं। अब जो सक्रिय सदस्य होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, वो आम जनता के पास जाते रहते हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े नेता ही आम जनता के पास जाएंगे, बड़े बड़े नेता सिर्फ वोटिंग के टाइम या फिर चुनाव के टाइम ही जाते हैं, बट जो छोटे छोटे नेता होते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं, वो जनता के घर घर जाकर वहाँ पर क्या करते हैं, विचारधारा को पहुँचाते हैं, अपनी विचारधारा को उनको समझाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो लोग इन्हें ही वोट दें। उसके बाद आता है कि यह भी देखा जाता है कि सक्रिय व्यक्ति दल के लिए कार्य कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि जो सक्रिय व्यक्ति है वो दल के लिए कार्य कर रहा है या सिर्फ वो कुछ कर नहीं रहा, बस कहता है कि मैं सक्रिय व्यक्ति हूँ, ये सब चेक किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए दिया गया कि चीनी साम्यवादी दल को देखा जा सकता है जो देश के लिए दल की विचारधारा को जिंदा करने के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो चीन में जो वहाँ के सक्रिय व्यक्ति हैं, सक्रिय लोग हैं, समर्थक हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो साम्यवादी विचारधारा को बचाने के लिए और उसका विकास करने के लिए घर घर जाकर उसकी विचारधारा को समझा रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो ये पॉइंट उदाहरण दिया गया है चीन का। उसके बाद आता है अनुयायी, मतलब फॉलोअर्स, सपोर्टर्स। दल के समर्थक दलीय व्यवस्था के सबसे प्रमुख आधार हैं। ठीक है, किसी भी दल का जो आधार होता है, दलीय व्यवस्था का जो आधार होता है, वो होता है कि सपोर्टर। अगर सपोज़ करिए मैंने एक पार्टी बनाई, ठीक है, मैंने एक पार्टी बनाई, अब मेरी पार्टी तो काफ़ी बड़ी है बट उसे सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, ना उस पार्टी को वोट मिलते हैं, ना ही उस पार्टी को
जो सरकार है उसमें सीट प्राप्त होती है और वो सत्ता में आती है, ठीक है, तो इस पार्टी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो जो फॉलोअर्स होते हैं, समर्थक होते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति वो भूमिका निभाते हैं। समर्थक वह लोग होते हैं और दल की विचारधारा पर विश्वास करते हैं, समर्थक वह लोग होते हैं जो दल की विचारधारा पर विश्वास करते हैं, ठीक है, तो इस तरह लिखा जाएगा। उसके बाद हम आते हैं राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या है। राजनीतिक दल जब बनते हैं तो उनके कार्य क्या होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या कार्य जो राजनीतिक दल होता है वो क्या क्या कार्य करता है। सत्ता में आने के बाद उसके कार्य कुछ और होते हैं और सत्ता में आने से पहले उसके कार्य कुछ और होते हैं। यहाँ पे दिया गया है, पहला जो दल कार्य होता है कि दल के प्रमुख कार्य चुनाव में उम्मीदवार को खड़ा करना। यह कार्य बहुत ही विचार विमर्श के बाद किया जाता है क्योंकि गलत उम्मीदवार के कारण दल चुनाव हार सकता है। तो या आप इसी तरह लिख सकते हैं और आपको कोई और पॉइंट याद आए तो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दल का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है कि चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करना। अब चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, उसमें उम्मीदवार कौन सा उम्मीदवार कहाँ से लड़ेगा, ये सब दल का कार्य ही होता है कि किसको खड़ा करना है। देन अगर गलत नेता खड़ा कर दिया तो उसे वोट नहीं मिलेंगे और वह चुनाव हार जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्य होता है ये काफ़ी विचार विमर्श के बाद होता है। उसका यहाँ पे दो विचार बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे दो प्रकार के चीज़ें बताई गई हैं कि यूएसए में उम्मीदवार का चयन दल के सदस्य और समर्थक करते हैं, ठीक है। अमेरिका जो है वहाँ पे क्या होता है, जो भी उम्मीदवार है कौन चुनाव लड़ेगा उसका चयन क्या करते हैं, दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। बट अगर भारत में देखें तो भारत में दल के नेता उम्मीदवार का चयन करते हैं। दल का जो नेता होता है भारत में वो उम्मीदवार का चयन करता है और अमेरिका में वहाँ के समर्थक और दल के जो सदस्य हैं, कोई नेता नहीं होता वहाँ, दल के सदस्य उसका चुनाव करते हैं। उसके बाद आता है प्रत्येक दल की अलग अलग नीतियाँ तथा कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। जितने भी दल होते हैं उनके अलग अलग नीतियाँ होती हैं, सबकी अपनी नीतियाँ होती हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो इस प्रकार कार्य करेंगे, ठीक है, इस प्रकार कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ये सब उनकी नीतियाँ होती हैं। उसके बाद उनके कार्यक्रम होते हैं कि वो किस तरह कार्य करेंगे। मतदाताओं को चयन करने के चुनने का मौका दिया जाता है, ठीक है। जो भी वोटर हैं उसके पास मौका होता है कि वो किस दल को चुने, उसको ये चुनने का पूरा मौका दिया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान विचारधारा वाले लोग एक दल पर विश्वास करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान वाले विचारधारा वाले लोग एक दल पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा पॉइंट है कि लोकतंत्र व्यवस्था है, वहाँ पे अगर एक दल है और उसकी विचारधारा है तो उसके सारे सपोर्टर उस विचारधारा को सपोर्ट करेंगे। यह दल सरकार बनाते समय अपनी नीतियों को दिशा प्रदान करते हैं और ये दल, जो भी दल सत्ता में जीत जाता है, वो जब भी सरकार बनाता है तो जो भी नीतियाँ उसने बनाई थी, ठीक है, उनको दिशा प्रदान करता है। सत्ता में आने के बाद उन्हीं नीतियों के हिसाब से कार्य करता है। चुनाव हारने पर दल विपक्ष की भूमिका निभाता है। जो सरकार के गलत कार्यों पर अंकुश लगाती है वह जनता के जागरूक भी करती है, ठीक है। अगर सपोज करिए कि कोई पार्टी चुनाव हार गई तो वो चुनाव हारने के बाद क्या कार्य करेगी, वो पार्टी विपक्ष बन जाएगी और सरकार के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करेगी। अगर सरकार ने कोई गलत कार्य किया तो वह पार्टी उन पर अंकुश लगाएगी। वर्तमान में ऐसी कई पार्टियां हैं, अगर हम भारत में देखें तो बीजेपी ने सरकार बनाई तो कांग्रेस हो गई या फिर और भी छोटी मोटी जो बड़ी पार्टियां हैं वो क्या करते हैं, वो विपक्ष का कार्य करती है, ठीक है, विपक्ष का कार्य करती है। वो बीजेपी को बताती हैं कि वो क्या कार्य गलत कर रही है और क्या कार्य सही कर रही है। राजनीतिक दल सरकार पर जन कल्याण के कार्यों के लिए दबाव बनाती है। राजनीतिक दल क्या करता है, राजनीतिक दल का जो विपक्ष है वो क्या कार्य करता है, सरकार पर एक तरह से दबाव बनाता है। विपक्ष दबाव बनाएगा, अन्य जो दल हैं वो दबाव बनाएंगे कि सरकार जो सत्ता में है वो जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करें। उसके बाद आता है राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं के अहम भूमिका निभाती है। जो राजनीतिक दल होता है वो अहम भूमिका निभाता है कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए, ठीक है। स्थानीय राजनीतिक दल जनता और सरकारी अधिकारी के बीच कड़ी का काम करता है। जो स्थानीय राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, किसी छोटे से क्षेत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, सरकारी कर्मचारी और जनता के बीच में जो भी कड़ी है उसे जोड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद हमारे पास राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं जिसमें 2 होते हैं, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। बहुलवादी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था बहुदलीय समाज का
प्रतिनिधित्व करती है, और वहीं जो एक दलीय व्यवस्था क्या करती है, एक दलीय व्यवस्था है, यह राजनीतिक संघर्ष को सहन नहीं किया जाता। एक दलीय व्यवस्था में राजनीतिक संघर्ष को सहन नहीं किया जाता। यह विपक्ष की विचारधारा नहीं होती। ठीक है, यहाँ एक दलीय व्यवस्था में क्या होता है, राजनीतिक संघर्ष जो है उसे सहन नहीं किया जाएगा। अब एक दलीय व्यवस्था से बात करते हैं हम एक दलीय व्यवस्था की, तो किसी भी देश में केवल एक ही दल कार्य कर रहा है, वह एक दलीय व्यवस्था कहलाता है। तो वहाँ पे अन्य दल नहीं होंगे तो कोई भी संघर्ष नहीं होगा कि हम सत्ता में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे। दूसरा, वहाँ पे कोई विपक्ष की विचारधारा नहीं होती। जो दल सत्ता में है बस वही दल हमेशा रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम एक दलीय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। उसके बाद एक दलीय व्यवस्था हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार बनाने वाला एकल राजनीतिक दल सामान्यतः राज्य के संविधान पर आधारित होता है। ठीक है, तो जब एक दलीय व्यवस्था की हम बात करें तो यहाँ पे एक ही राजनीतिक दल होता है जो कि संविधान पर आधारित होता है और संविधान के अनुसार ही कार्य करता है। केवल एक ही दल का प्रभुत्व होता है। अब केवल एक ही दल का प्रभुत्व होता है, यहाँ पे अन्य दल की कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हम उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में बताया गया है कि चाइना, वियतनाम, क्यूबा, लाओस, बरमूडा और नॉर्थ कोरिया एक्सेट्रा, ये सारे देश हैं जहाँ पे एक दलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये जितने भी देश हैं, चाइना, वियतनाम, क्यूबा, इन सब में एक दलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, और ये अपना कायम है और यहाँ पे अपना कार्य कर रही है अपने वर्चस्व के साथ। उसके बाद हम देखें आगे, इस व्यवस्था में प्रभुत्व वाले दल का वर्चस्व अन्य दलों पर होता है। ठीक है, तो इस व्यवस्था में क्या है, अगर कोई छोटा दल है भी, अन्य दल है भी, तो जो प्रभुत्व वाला दल है, जो दल सत्ता में है, उसका वर्चस्व हर एक दल पर होगा, तो वह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर अन्य दल कहता है कि मेरे ऊपर तुम वर्चस्व रखो, तो वो है अन्य दल कार्य कर सकता है। बट अगर अन्य दल ने मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ऊपर वर्चस्व रखो, तो अन्य दल को क्या कर दिया जाएगा, दमन करके उसको हटा दिया जाएगा, उसको दमन करके हटा दिया जाएगा, साफ सुथरा मना कर दिया जाएगा कि अब तुम यहाँ रह ही नहीं सकते। ठीक है, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका मुख्य उदाहरण है। ठीक है, तो जो सोवियत संघ थी उसकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और चीन की जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी है वो इसका मुख्य उदाहरण है। अब एक दलीय व्यवस्था का जो अस्तित्व किन कारणों से अस्तित्व में आया, ठीक है, कारण क्या है उसके अस्तित्व में आने के। एक विचारधारा राज्य में एक दलीय व्यवस्था का आधार बनती है। ठीक है, कोई भी एक दल की एक विचारधारा होती है। ठीक है, और वही विचारधारा क्या करती है, उसका आधार बनती है उस पूरी व्यवस्था की। सोवियत संघ जैसे देश में मार्क्सवादी, लेनिनवादी अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता यह दर्शाती है कि एक दल को अस्तित्व में लाने के लिए परिस्थितियां निर्माण सहायक है। ठीक है, अब सब मैं आपको यहाँ से डिटेल में बताऊँ तो जब सोवियत संघ आया, बन के सामने आया, तब रूस में एक क्रांति हुई थी। ठीक है, उस क्रांति के बाद सोवियत संघ बना, तो वहाँ पे मार्क्सवादी उसको समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो लेनिनवादी व्यवस्था को अपनाया गया। कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता व्यवस्था का जो विचारधारा है उसे अपनाया गया। अब ये जो 3-4 विचारधाराएं हैं ये एक एक करके सामने आई। ठीक है, और ये कैसे सामने आई, परिस्थितियों के कारण। यहाँ पे परिस्थितियाँ सामने आने के एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, रूस में क्रांति हुई तो समाजवादी को अपनाया गया, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो लेनिनवादी को अपनाया गया। तो ये कुछ कारण हैं। ठीक है, जो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि सत्ता में उन्हें आना पड़ा। तो एक हम कह सकते हैं कि एक दलीय व्यवस्था को बनने के लिए परिस्थितियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद आता है राष्ट्रवादी विचारधारा भी एक दलीय प्रभुत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब राष्ट्रवादी विचारधारा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब कोई किसी देश की जनता राष्ट्रवाद पर विश्वास करती है तो वह एक दल बनाकर सत्ता में आती है और वह दलीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है, एक दलीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो जब भी कोई देश ये मान लेता है कि देश के जो व्यक्ति हैं वो ये मान लेते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, ठीक है, और हम राष्ट्रवादी व्यवस्था का ही समर्थन करेंगे,
तो एक पार्टी बन जाती है, ठीक है, एक दल बन जाता है, और वो दल क्या करता है, सत्ता में आता है और अपने देश के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा के हिसाब से कार्य करता है, ठीक है। तो ये एक दलीय व्यवस्था को अपनाया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि नाजी दल और फांसीवादी विचारधारा इसके मुख्य उदाहरण हैं, ठीक है। तो हिटलर ने नाजीवादी को अपनाया था और फांसीवादी अन्य स्थानों पर अपनाई गई, ठीक है। तो ये एक विचारधारा है जो कि ये दर्शाती है कि एक विचारधारा के कारण भी एक दलीय व्यवस्था को पूरा का पूरा बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आता है औपनिवेशिक शासन के कारण स्वतंत्रता से वंचित देशों में एक दलीय व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाई और उस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए औपनिवेशिक शासन ने उसकी मदद की। अब वह देश जो कि औपनिवेशिक शासन के अंदर थे, ठीक है, तो वह देश क्या करते, उन देशों ने सोचा कि हम औपनिवेशिक शासन के अंदर हैं, हम एक दल बनाएंगे, उस दल के बेसिस पे हम अपनी स्वतंत्रता हासिल करेंगे। अब अगर वो दल जीत जाए, उसको स्वतंत्रता मिल जाए, तो वो दल का पूरे के पूरे देश में वर्चस्व होगा, ठीक है। तो यही कुछ कारण है कि जो एक दलीय व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। अब हम यहाँ भारत का उदाहरण लेके देखें कि भारत में एक दलीय व्यवस्था क्यों नहीं है। तो भारत का संविधान बना, ठीक है, वहाँ पे जब चुनाव लड़े जा रहे थे, सॉरी, औपनिवेशिक शासन था जब भारत में, अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय कांग्रेस नाम की पार्टी थी जो कि सबसे पुरानी पार्टी में से एक है कांग्रेस, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ छोटी मोटी दल भी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। जो कांग्रेस है उसने बहुत अधिक कार्य किया, ठीक है। तो जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता हासिल कर ली, ठीक है, तो उसके बाद कांग्रेस चाहती तो सत्ता में आती और एक दलीय व्यवस्था को अपना लेती, बट भारत में संविधान पहले बना था, ठीक है। तो भारत आज़ाद हुआ और जो पहली सरकार बनी वो किसके बेसिस पे बनी, संविधान के आधार पर बनी। जो पहली सरकार बनी वो संविधान के आधार पर बनी। तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया, इसीलिए भारत में एक दलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है। एक दलीय व्यवस्था को कई हद तक सत्तावादी माना जाता है क्योंकि इस व्यवस्था में दल अपनी मनमानी कर सकते हैं तथा उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। एक दलीय व्यवस्था को कई लोग ये भी मानते हैं कि वह सत्तावादी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई अन्य तो दल होता नहीं, विपक्ष की कोई है ही नहीं, और विपक्ष है तो उसकी कोई मान्यता ही नहीं है, ठीक है। तो जो सत्तावादी दल है वो कुछ भी कर सकता है अपने हिसाब से, इसीलिए उसे सत्तावादी माना गया है। तो अब हम बात करते हैं एक दलीय व्यवस्था के गुण के बारे में। तो एक दलीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुण हैं। एक दलीय व्यवस्था के कारण विरोधों के अभाव में निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं, परिणाम स्वरूप शासन में दक्षता आती है। अब हम यहाँ पे लाभ की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाभ की। तो एक दलीय व्यवस्था का क्या होता है, अन्य पार्टी तो कोई है नहीं, विपक्ष है नहीं, तो कोई भी जो भी निर्णय लेना है वो बिना किसी परेशानी के आराम से लिया जा सकता है। अब फटाफट निर्णय लिया जाएगा तो क्या होगा, परिणाम स्वरूप शासन में दक्षता आएगी, शासन थोड़ा अच्छा कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद लंबे समय तक एक एक सरकार के रहने के कारण इसमें स्थिर राजनीतिक विकास की अधिक संभावना होती है, ठीक है। तो एक लंबे समय तक एक ही सरकार सत्ता में रहती है तो हो सकता है कि वह सरकार अच्छा विकास करे। बट अगर हम भारत में देखें, ठीक है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अगर पहले 5 साल बीजेपी जीती तो अगले 5 साल कांग्रेस जीत जाएगी। अब जो कार्य बीजेपी ने शुरू किया वो कांग्रेस तो नहीं करेगी, कांग्रेस तो अपने कार्य करेगी, ठीक है। तो यही कारण होता है बहुदलीय व्यवस्था में। बट जो एक दलीय व्यवस्था है उसमें ये परेशानी नहीं है। यह राजनीतिक अभियान, पॉलिटिकल कैंपेन जो होती हैं पर संसाधनों, धन और समय की बर्बादी अनुमति नहीं देता। यहाँ पे जो भी राजनीतिक अभियान चल रहे हैं, ठीक है, छोटे मोटे कैंपेन चल रहे हैं, इन सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, संसाधनों और धन की बर्बादी नहीं की जाती एक दलीय व्यवस्था में। पर बहुदलीय और द्विदलीय व्यवस्था में ये सब होता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के संघर्ष के अभाव में राष्ट्रीय एकता को सफलतापूर्वक स्थापित करती है क्योंकि जनता एक ही विचारधारा से बंधी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न दलों के बीच में संघर्ष नहीं होता, राष्ट्रीय की एकता को सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सकता है क्योंकि पूरे के पूरे एक देश में एक ही विचारधारा है, वो है, अगर हम चाइना की बात करें तो समाजवादी। यह व्यवस्था गुटबंदी की कमियों से सर्वार्थ दूर है तथा इसमें सुदृढ़ एवं मजबूत शासन की स्थापना होती है, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था, यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था में गुटबंदी नहीं होती है, ठीक है। कोई भी दो गुट मिलकर सरकार नहीं बना सकते हैं, तो कोई भी संघर्ष की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। उसके बाद हम देखें एक दलीय व्यवस्था के जो दोष या फिर गुण हैं दोष या नुकसान है वो क्या है। एक दलीय व्यवस्था में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता जो इसे इस दृष्टिकोण से कम
एकीकृत बनाता है। ठीक है, तो एक दलीय व्यवस्था में अन्य दलों को तो कुछ प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, अन्य वर्ग जो होते हैं उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, एक दल जो है वो सत्ता में वही रहेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, वो उसे कम एकीकृत बनाता है। मतदाता के रूप में जनता के पास चयन के लिए कोई विकल्प नहीं होता, वह स्वतंत्र नहीं है। जनता के पास कोई भी विकल्प नहीं है एक्स्ट्रा चुनने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से जो जनता है वो बंधी हुई है। उसके बाद आता है कई राज्यों के अल्पसंख्यक वर्गों की अपेक्षा की जाती है मुख्यधारी जनता कल्याणकारी नीतियों से बाहर रखा जाता है। ठीक है, तो कई ऐसे राज्य हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक है, उन्हें क्या कर जाता है, उन्हें विकास और कल्याणकारी कार्यों से दूर रखा जाता है। ठीक है, अगर अल्पसंख्यक दल हैं, कोई ऐसा दल है या फिर कोई ऐसी जाति है जिसको सरकार नहीं चाहती कि उसका विकास हो, तो उसे नीतियों से दूर कर दिया जाएगा। ये कुछ कारण है। उसके बाद आता है सरकार की एकीकृत तानाशाही होने के कारण इसमें देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेही और शासन में पारदर्शिता का अभाव है। अब सरकार एकीकृत है जिसके कारण क्या होता है, नागरिक जवाबदेही, सरकार किसी के प्रति जवाबदेही है ही नहीं, सरकार निरंकुश हो जाती है। अब सरकार निरंकुश हो जाएगी तो जनता उसके नीचे दब कर रहेगी, तो यही कारण है कि सरकार तानाशाही बन जाती है। किसी किसी देश की सरकार तानाशाही बन जाती है, जैसे हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, ठीक है, तो वहाँ की सरकार जो है वो तानाशाही बन चुकी है। तो ये कुछ है। एक दलीय व्यवस्था के उपयुक्त दोष के कारण एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की खोज की है। जो एक दलीय व्यवस्था है उसके जो दोष हैं उन्होंने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की भी खोज की है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इनके नोट्स जो हैं उन नोट्स को नोट डाउन कर सके और उनकी सहायता हो पेपर्स में। मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें, मैं वहाँ पर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देता हूँ। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।